हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले आपको कक्षा 10 से केमिस्ट्री से रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये चौथा है। यहाँ से चौथे वीडियो से अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले के जो 3 वीडियो हैं वो केमिस्ट्री के बिहाफ पर बहुत बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है। यदि आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से उन वीडियोज को ज़रूर देख लीजिएगा और अपना एक बेहतर हैंड रिटेन नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जिससे आपको क्या होगा कि देखिए, एक अपना खुद का नोट्स एक अच्छी किताब होती है। तो आप हैंड रिटेन नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग आज से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग वन बाय वन करके हम लोग अपना सारा विज्ञान का चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हम लोग बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे और खुद से बनाकर लिखने का प्रयास करेंगे। यदि आप वीडियोस के साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो बहुत बेहतर है। नहीं तो अगर वीडियोस देखने के बाद नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको हमेशा हर एक वीडियोस का पीडीएफ मिलता रहेगा। ओके, चलिए तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पहला चैप्टर केमिस्ट्री, शुरू से केमिस्ट्री ही है तो केमिस्ट्री से ही स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक, तो इसको जानने से पहले हमको तो पता होना चाहिए पहले कि तत्व क्या होते हैं, क्यों तत्व क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमको जानना जरूरी है कि यौगिक क्या होते हैं, यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक, ये सब जानना जरूरी है, कम से कम इतना तो जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ेंगे समीकरण। ठीक, समझ में आई बात। और उसके बाद हम लोग इसी वीडियो में संतुलित समीकरण भी सीखने वाले हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। ओके, तो देखिए इस चैप्टर, ये बहुत छोटा चैप्टर है आपका, केवल 2 वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आप लगा लीजिए संकेत या प्रतीक। संकेत या प्रतीक। ठीक है, संकेत या प्रतीक। हम लोग संकेत या प्रतीक किसे कहते हैं तो बहुत सिंपल है। देखिए, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन, आपने लिख दिया हाइड्रोजन। हमने कहा लिथियम तो आपने लिख दिया लिथियम। हमने कहा पोटेशियम तो आपने लिख दिया पोटेशियम। ठीक, अब भैया इतना लिखना क्या जरूरी है, क्या इतना लिखना जरूरी है। तो इतना लिखेंगे तो हमारे पास तो पहले टाइम ज़्यादा लगेगा इतना लिखने में, और दूसरी बात कि आवर्त सारणी में इतना ज़्यादा जगह नहीं, मतलब कि ज़्यादा ब्रॉड, मतलब कि ज़्यादा कागज़ की ज़रूरत होगी बड़ा बड़ा। तो क्या करें, हम लोग इसको प्रतीकों की सहायता से, मतलब संकेतों के द्वारा हम इसको दर्शा दें कि ये अक्षर रहेगा तो ये रहेगा तो ये। जैसे हमने कहा आपको कि हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित कर दें, लिथियम को Li से प्रदर्शित कर दें, पोटेशियम को K से प्रदर्शित कर दें।
तो जो तत्वों को प्रदर्शित करते हैं किससे, ABCD के अक्षरों द्वारा, ठीक, उसे हम लोग संकेत या प्रतीक कहते हैं, संकेत या प्रतीक कहते हैं। तो सीधा डेफिनेशन आपका इसका बना सकते हैं एकदम आसान कि तत्वों या तत्वों को, ठीक, ऐसे तत्वों को ABCD के जिन अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे संकेत या प्रतीक कहते हैं। तत्वों को ABCD के जिन अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे संकेत या प्रतीक कहते हैं। क्या बात समझ में आई? इतना बात आपको समझ में आई ना? चलिए, तो साथ के साथ हेडिंग लगाते रहिए और मैं बोलता जा रहा हूँ, आप नोट्स बनाते रहिएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले हेडिंग पर। अगला हेडिंग है रासायनिक सूत्र। हेडिंग लगाइए, रासायनिक सूत्र। बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक, बिल्कुल छोटी छोटी बातों को लेते हुए बड़ी बड़ी बातों को समझते चलेंगे। ओके, चलिए, तो देखिए रासायनिक सूत्र किसे कहेंगे? हम लोग तो संकेत या प्रतीक जान गए, अब रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जैसे हमने कहा पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, कोई यौगिक का नाम दे दिया पोटेशियम सल्फेट। क्या इतना लिखना जरूरी है ऐसे, पोटेशियम सल्फेट, क्या इतना लिखना जरूरी है? क्या कितना ज्यादा जगह लगेगा ना? तो क्यों ना इसको हम संकेतों के द्वारा दर्शा दें, दर्शा सकते हैं ना? तो इसको संकेतों के द्वारा पोटेशियम सल्फेट को हम लोग दर्शाएंगे तो K2SO4 हो जाएगा। बोले, पोटेशियम सल्फेट को संकेतों द्वारा दर्शाएंगे तो K2SO4 हो जाएगा, हो जाएगा ना? इसी K2SO4 को पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र कहते हैं। इसी K2SO4 को पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र कहेंगे। तो रासायनिक सूत्र अलग अलग यौगिकों का अलग अलग होगा। क्या बात समझ में आई क्या? तो हम लोग सीधा सीधा कह देंगे कि यौगिकों को, ठीक, कह देंगे यौगिकों को प्रतीकों या संकेतों द्वारा मिलाकर लिखने का जो प्रक्रिया होता है उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। यौगिकों को, यौगिकों को प्रतीक या संकेत, इसी को कहते हैं KSO, है ना, प्रतीक या संकेत। के किसका प्रतीक या संकेत है? पोटेशियम का। यस किसका है? सल्फर का। ओ किसका है? ऑक्सीजन का। ठीक, तो इनको सबको मिलाकर लिख देने की जो प्रक्रिया हुई है, क्या क्या प्रक्रिया चली, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र। क्या बात है, समझ में आई आपको? बात समझ में आई ना? चलिए, तो इसमें हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं रासायनिक सूत्र में कि प्रतीकों या संकेतों को मिलाकर लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। प्रतीकों या संकेतों को मिलाकर लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। जैसे पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक, बहुत दुनिया भर के हो सकते हैं। तो ये सब प्रतीकों या संकेतों द्वारा मिलाकर जो लिख दिए प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से लिख दिए उसे रासायनिक सूत्र कह दिए। तो आई होप आपको दो बात समझ में आ गया होगा, संकेत या प्रतीक, दूसरा रासायनिक सूत्र। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक, ये थोड़ा सा बेसिक था। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया पर। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, हेडिंग लगाइए। हम लोग का चैप्टर ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसी के बारे में पढ़ना है। तो अब हेडिंग लगाइए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया।
ठीक, रासायनिक अभिक्रिया। आइए दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं, उससे इसकी परिभाषा को डिफाइन करते हैं। ओके, पहले हम दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम लोग सपोज मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को किसी पानी में डाल दिया, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम अलग और कार्बोनेट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाया, ये दोनों मिलकर H2O बना लिए। ठीक, फिलहाल में ये कैसे अभिक्रिया हो रही है सारा का सारा आपको मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा सब कुछ। फिलहाल में आप इतना जान जाइए कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम और कार्बोनेट में टूट गया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर क्या बना लिए, जल बना लिए। ओके, चलिए तो यहां पर देखिए रासायनिक, इसी को तो हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे ही ना अभिक्रिया होती। तो देखिए इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि जब कोई पदार्थ या यौगिक, ठीक, ये क्या है, पदार्थ या यौगिक किसको कहेंगे, पदार्थ या यौगिक कहेंगे, पदार्थ या यौगिक कहेंगे। ठीक, तो कहेंगे जब कोई पदार्थ या यौगिक अकेले या किसी अन्य तत्वों या यौगिकों के साथ, फिर से देखिए, जब कोई पदार्थ या यौगिक अकेले या किसी अन्य तत्वों या यौगिकों के साथ, ठीक, एक या एक से अधिक यौगिकों में टूट जाता है, एक या एक से अधिक यौगिकों या परमाणु या तत्वों में टूट जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बात समझ में आई? जब कोई यौगिक या पदार्थ, ऐसे बोले, जब कोई पदार्थ या यौगिक अकेले या किसी अन्य यौगिकों के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थों या यौगिकों का निर्माण करता है, तो इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जान गए, ठीक, अब देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया जान गए तो अब हम लोग इसमें कुछ, अब इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आइए जान लेते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया से पहले, देखो ये अभिक्रिया से पहले बनना, अभिक्रिया से पहले का पदार्थ है, अब अभिक्रिया होने के बाद वाला इधर वाला पदार्थ होता है। तो जो अभिक्रिया से पहले यानी कि जो अभी आपस में क्रिया नहीं हुए हैं, तो उनको क्या नाम दिया गया, अभिकारक। ठीक, अभिकारक, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो कोई पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, तो इसको अभिकारक किसे कहेंगे, उत्पाद किसे कहेंगे, आए सवाल तो कहेंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहेंगे। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद अभिक्रिया के पहले या फिर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या बात समझ में आई? तो ये दो शब्द को जरूर ध्यान रखिएगा कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। हो सके तो हेडिंग लगाकर इनको भी लिख लीजिएगा, और ये एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हम लोग क्या किए, रासायनिक अभिक्रिया के डिफिनीशन को डिफाइन किए। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, आगे हेडिंग लगाइए
रासायनिक समीकरण। ठीक है, आगे हेडिंग लगाइए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ये हेडिंग लगा लीजिए। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये इसको जान लेते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? हमने कहा, ये देखिए जैसे हमने अभी अभी देखा है H2 और O2 को मिलाए बन गया क्या? H2O। तो जो अभिक्रिया में भाग लिए हैं पदार्थ उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? अभिकारक। अभिकारक। अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद। उत्पाद। इतना बात तो हम लोग जान गए। ठीक, तो कहेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो अभिकारक और उत्पाद को, अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकों या संकेतों द्वारा मिलाकर लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद को, ये बीच में तीर लगाकर, ये जो तीर होता है ना, इसको हम लोग बराबर का सिंबल, बराबर के नाम से जानते हैं कि बराबर। ठीक है, इसके बराबर ये बात समझ में। तो केमिस्ट्री में तीर के निशान को हम लोग बराबर कहते हैं, फिजिक्स में और मैथ्स में बराबर को इक्वल कहते हैं, ये वाला होता है, जबकि केमिस्ट्री में बराबर का चिन्ह तीर होता है। समझ में आया? तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? कि अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों या संकेतों द्वारा मिलाकर लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकों या संकेतों द्वारा मिलाकर लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में? अब इसके बाद आते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार पर। बहुत बेसिक सा छोटा छोटा बात डिस्कस करते चल रहे हैं हम लोग। ओके, तो बहुत छोटी छोटी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आपका बिल्कुल बेसिक का रहेगा, और मतलब कि इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी आपके लिए वो रासायनिक अभिक्रिया के सारे प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे, और बस वहीं पर आपका पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरे चैप्टर पे एंट्री मारेंगे आम्ल क्षार और लवण पर। ओके, चलिए, बहुत ही गजब तरीके से आपको समझाने वाले हैं, बहुत ही आसान बनाने वाले हैं विज्ञान को। यदि विज्ञान आपको बहुत कठिन लगती है तो आज के बाद आपको कठिनाई खत्म। ठीक है, फिर हो गई कठिनाई। चलिए, तो अभी का रासायनिक समीकरण को हम लोग जान लिए। आइए जानते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आइए जानते हैं। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार हम लोग जानते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग सीखेंगे इसी वीडियो में। ओके, चलिए, तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, फिर से वही एग्जाम्पल दोहराएं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको अगर एग्जाम्पल लिखें तो फिर से वही H2 और O2 वाला लिख रहे हैं, एक और साथ में लिखेंगे। देखिए एक H2 प्लस O2। देखिए ज़्यादा समीकरण आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना मैं सिखा दूंगा, उसकी टेंशन ना लें।
फिलहाल में जो आपको एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत आसान आसान एग्जाम्पल की सहायता से आपके दिमाग में डालने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, चलिए ये मत समझिएगा कि एक ही एग्जाम्पल लेकर समझा है, नो नो, ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल आने वाला है। ओके, चलिए हम लोग अपने से एग्जाम्पल भी बनाएंगे, आपको बनाना भी सिखाएंगे। सब कुछ रटना नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, क्लास के क्लास याद करके जाना है। और मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको क्लास में ही याद करवा कर भेजेंगे। ओके, चलिए तो देखिए, एक तो हाइड्रोजन गैस ले लिया, एक ऑक्सीजन गैस ले लिया, दोनों को आपस में हमने मिलाया। तो बहुत देर से हम लोग जब से पढ़ते आ रहे हैं, वीडियो को स्टार्ट किए तब से देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाए तो क्या बन गया, जल, H2O। अच्छा, आइए अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। एक नाइट्रोजन गैस को मिला दिए, एक हाइड्रोजन गैस को मिला दिए, जब मिलाए तो हमको मिल गया अमोनिया गैस NH3। ठीक, एक नाइट्रोजन गैस को मिला दिए, एक हाइड्रोजन गैस को मिला दिए तो हमको मिल गया अमोनिया गैस NH3। देखिए अमोनिया गैस दोनों दिशाओं में होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को इस तरह से, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, आधा उधर आधा इधर। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो फिलहाल में इतना जानिए। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए, अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वे रासायनिक समीकरण होते हैं जिनके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि इधर के अणुओं या परमाणुओं का जितना भार होगा, इधर के अणुओं या परमाणुओं का उतना ही भार होना चाहिए। जैसे तराजू के दोनों तरफ का भार बराबर होता है, तो हम लोग कहते हैं कि इसका वजन इतना है। इधर 1 किलो का बटखरा रख दिए और इधर हमको तौलना है, तो क्या करेंगे, इधर अगर इधर के तराजू के इधर वाला भाग इधर वाले भाग के बराबर हो गया तो कहेंगे कि हमारा 1 किलो हो गया। 2 किलो जोखना है तो इधर 2 किलो का बटखरा रखेंगे और इधर अपना सामान रखेंगे, तो क्या होगा, अगर इधर वाले तराजू के भाग के बराबर इधर वाला हो गया, यानी दोनों आपस में बराबर हो गए, एक साथ ये जो डंडी होता है ये सीधा हो गया, तो कहते हैं क्या कि दोनों का पलड़ा क्या है, बराबर है। तो 2 किलो हम मान लेते हैं कि 2 किलो हो गया। वैसे ही ये मान लीजिए तराजू है, यहाँ से हम लोग पकड़े हैं डंडा, इधर का परमाणुओं या अणुओं का भार इधर के परमाणुओं या अणुओं के भार के बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अगर दोनों की तरफ का परमाणुओं या अणुओं का भार बराबर नहीं है तो कहेंगे कि यह समीकरण असंतुलित है। आइए देखते हैं यह समीकरण संतुलित है कि असंतुलित। इधर देखिए 2 हाइड्रोजन H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन कितना है, O कितना है, 2 O2 है। अब इधर देखिए हाइड्रोजन H2, देखिए H2 दो तो हाइड्रोजन है बट ऑक्सीजन कितना है, O, H2O है केवल 1। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1। क्या समीकरण संतुलित है, नहीं। इधर के परमाणु आपस में बराबर नहीं है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु केवल 1 परमाणु, सही है। तो ये क्या है, संतुलित नहीं है। तो ये कैसा समीकरण है, असंतुलित समीकरण, असंतुलित है। ठीक, आइए इसको देखते हैं। इधर देखिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु, इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 3 परमाणु हो गए। क्या समीकरण संतुलित है, नहीं, दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए। तो क्या करते हैं, संतुलित समीकरण हम लोग बनाते हैं। तो क्या करेंगे, इधर के जितने परमाणु है इधर भी उतना ही परमाणु, इधर जितना परमाणु है उधर भी उतना ही परमाणु, मतलब हाइड्रोजन जितना इधर है उतना हाइड्रोजन उधर होना चाहिए, जितना इधर नाइट्रोजन है उतना उधर नाइट्रोजन होना चाहिए, तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे करें। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन कितना है 3, इधर कितना है 2। अब बताइए कि इधर 3 कैसे करें। देखिए आधा नहीं दिखाते हैं अभिक्रिया में, हमेशा पूरा दिखाते हैं, 1 दिखाएंगे 2 दिखाएंगे 3 दिखाएंगे, ये नहीं कि आधा दिखा देंगे
कि आधा हाइड्रोजन, नो आधा नहीं दिखाएंगे, पूरा का पूरा दिखाएंगे। अगर यहाँ 2 से गुणा करते हैं तो इधर 4 हो जाएगा, इधर क्या होगा 3, हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए 2 से गुणा नहीं करते हैं। ठीक, अगर यहाँ 3 से गुणा करते हैं, अगर हाइड्रोजन में 3 से गुणा करते हैं यानी कि 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इधर कितना है 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितना है 2, इधर कितना है 1। 2 नाइट्रोजन करने के लिए आगे गुणा करते हैं। देखिए जब भी संतुलित करते हैं समीकरण को तो आगे गुणा करते हैं, ना कि नीचे। हमेशा आगे गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, ना कि इसके नीचे जैसे यहाँ पर नहीं कर देंगे, यहाँ पर 2 नहीं कर देंगे। समझ में आई बात? कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे, हमेशा जब भी गुणा करेंगे आगे गुणा करेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए। ओके, अब मिलाते हैं। देखिए नाइट्रोजन के 2 अणु, नाइट्रोजन के 2 अणु, n में 2 का गुणा हो जाएगा 2 नाइट्रोजन। इधर देखिए 3 दूना 6 हाइड्रोजन, तो इधर देखिए 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 को तो ये है और 2 का गुणा है, 3 दूना 6 हाइड्रोजन। अब बताइए दोनों तरफ समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं? 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। समझ में आया? तो ये कैसा समीकरण अब हो गया? संतुलित समीकरण। पहले कैसा था? असंतुलित। ठीक है, अब हमने बना दिया संतुलित। अब इसको संतुलित करते हैं तो इधर देखिए 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को पहले बनाएंगे 2 बनाएंगे तो यहाँ गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? आगे गुणा करेंगे। साथ में बोलते हैं यहाँ गुणा नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे गुणा? आगे करेंगे। अब बताइए ऑक्सीजन तो 2 हो गया, इधर भी 2, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब रहा बात हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितना होगा? 2 दूनी 4, इसका इसमें गुणा करके देखते हैं कई को हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है? इसका गुणा कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब 4 हाइड्रोजन कैसे बनाए? तो कभी भी इसमें मत गुणा कर दीजिएगा कि H4 लिख दीजिएगा, नहीं, क्या करेंगे? आगे गुणा करेंगे। आगे गुणा करेंगे कितना से? तो 4 आ जाएगा 2 से, तो 2H2 धन O2 बराबर 2H2O। अब ये कैसा समीकरण हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बात समझ में आई? आई बात समझ में? आइए एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको संतुलित रासायनिक समीकरण करके दिखाते हैं। वैसे ही आप संतुलित रासायनिक समीकरण कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे अपना थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हम समीकरण को संतुलित कैसे करें, और यही हीट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। और यही मेथड जो सोच सोच कर अपने दिमाग से तुक्का मारते हैं, क्या तुक्का मारते हैं, बैठ गया तो कहते हैं कि यह संतुलित हो गया, वरना नहीं संतुलित किया तो नहीं हुआ। सारे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना संभव नहीं है, बाकी जितना संभव है उतना तो हम लोग करते हैं। क्या बात समझ में आया? तो ऐसे सोच सोच कर हम लोग मतलब कि इधर कुछ गुणा की, इधर कुछ गुणा की, इधर कुछ गुणा की, अगर दोनों बराबर हो गया तो इस प्रक्रिया को इस तरह रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है, तुक्का विधि। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। चलिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक NaOH और धन HCl लिख दिए। अभी इसके साथ साथ आपको अभिक्रिया करना भी सिखा देते हैं। ओके, कि जैसे अगले वीडियो में हम लोग अभिक्रिया के प्रकार पढ़े रासायनिक अभिक्रिया के, तो आपको उतना दिक्कत ना हो। और लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया और प्लस, और क्या लिखते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस लिख दें आपका जिंक सल्फेट ZnSO4। ये आपस में दो को लेकर आपको समझा रहे हैं। ठीक, पहले देखिए कैसे यहाँ पर उत्पाद बनेगा। इस दोनों को क्या बोलेंगे? अभिकारक। इनको क्या बोलेंगे? अभिकारक। ये दोनों मिलकर जो गड़बड़ी करके पदार्थ बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। और जो सारा प्रक्रिया होगा ये सब करने का उसे अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। और ये इन दोनों को अभिकारक और उत्पादों को मिलाकर लिखने की जो प्रक्रिया होगी संकेतों या प्रतीकों द्वारा, उसे रासायनिक समीकरण। समझ में आया ना? चलिए
तो देखिए कैसे यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद बनता है। आप लोग को हमने बताया है, बेसिक जो पढ़ाए हैं 3 वीडियो में, उसमें हमने बता चुका है कि Na पर आवेश कितना होगा, OH पर कितना, H पर कितना, Cl पर कितना, ये सब आवेश बताए हैं, कुछ मूलक भी बताए हैं आपको। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछे Na पर कितना, तो जरूर याद कीजिएगा हमेशा Na पर प्लस। आपको आवर्त सारणी जो बताए हैं, हालिना के रबशीस पर ये, फिर बेमक का असर 12 ये ना, एस ब्लॉक इधर देख लीजिए, एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक के पहले वाले पर +1 हालिना के रबशीस पर, दूसरे वाले पर +2 बेमक का असर 12 पर, फिर इसमें चले जाते हैं पी ब्लॉक में 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक 6, यही ना है आपका। तो उसके बाद हालिना के रबशीस पर तो हमने जान लिया पूरे पर +1 होता है, बेमक का असर 12 पूरे पर +2। अब बलगायन तल में होता है जो पूरे पर +3 होता है, फिर उसके बाद काशीजी संपीड़ित द्वारा पूरे +4 होता है, फिर नाय पाशवी के पूरे पर -3 होता है, ओ से टीपो माया पूरे पर -2 होता है, फसल बरियाती है पूरे पर -1 होता है, और हे नियर कर्जिरन आलम पर 0 होता है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, है बात समझ में। इसको अत्यंत जरूरी है आपको याद रखना कि प्लस माइनस, किस पर प्लस कितना, किस पर माइनस कितना। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखिए हालिना, इस पर आना है ना, हालिना, इसी में आना है ना, हालिना के रबशीस पर यानी कि सोडियम, इस पर कितना +1, और OH पर हमेशा ध्यान रखिए -1 होता है, H पर कितना +1 यहाँ देख लिए, Cl पर कितना, यहाँ पर फसल बरियाती है इसी में Cl आता है, तो इस पर कितना -1। इसका प्लस वाला यानी कि इस वाले यौगिक का प्लस वाला इस वाले यौगिक के माइनस वाले के साथ जाकर मिलता है, इसका प्लस वाला इस वाले के माइनस के साथ जाकर मिलता है, तो क्या बन गया NaCl। इसको मिटाए ना, जरूर इसको नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। अब देखिए, ये देखिए इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ मिलता है, तो क्या हो जाएगा Na और Cl, इसका आवेश इसके नीचे टिकाते हैं, इसका आवेश इसके नीचे टिकाते हैं, तो इस पर +1 तो 1 यहाँ पर, इस पर -1 तो 1 यहाँ पर, यानी कि Na1Cl1। 1 लिखना जरूरी नहीं होता, कम से कम 2 से अधिक होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक, 2 रहेगा तो लिख लेंगे, नहीं तो 1 रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो ये बन गया NaCl। इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ जाकर मिलता है। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 को हाइड्रोजन है ना, तो H2 और एगो O है तो O, ये बन गया H2O। बात समझ गए। अब मिलाते हैं समीकरण संतुलित है कि असंतुलित। इधर देखिए सोडियम 1 सही है, ऑक्सीजन 1 सही है, यहाँ हाइड्रोजन 1 और 1 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1 क्या दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, अणुओं या परमाणुओं की संख्या, हाँ सब बराबर है, समझ में आया। तो यह समीकरण कैसा है, संतुलित है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर कैल्शियम पर कितना, तो याद रख लिए +2, कार्बोनेट पर कितना -2, जिंक पर कितना होता है +2, सल्फेट पर कितना होता है -2, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ जाकर मिलता है, तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम है ये सल्फेट है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे कैल्शियम सल्फेट। इसका 2 इसका +2, इसका इसका -2, दोनों आपस में खत्म, ठीक है। जब कटते हैं तो कटा लेते हैं, तो ये दोनों खत्म, तो डायरेक्ट लिख देते हैं CaSO4+। ये देखिए इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ, इस पर 2 माइनस इस पर 2 प्लस, दोनों कटते हैं तो कटा लेते हैं, साथ में लिख देते हैं ZnSO4। समझ में आया, सॉरी ZnCO3, समझ में आया। इधर हम मिलाते हैं कैल्शियम 1 कार्बोनेट 1, कैल्शियम 1 कार्बोनेट 1, यहाँ देखिए जिंक 1 सल्फेट पूरा 1 सल्फेट 1, यानी कि दोनों तरफ के परमाणुओं और अणुओं के भार क्या है बराबर है, यानी कि संख्या समान है परमाणुओं को, तो क्या कहेंगे यह भी संतुलित समीकरण
है, इसको हम लोग को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात समझ में आया? बोलिए, क्या बात समझ में आया? इतना बात समझ में आ गया ना? आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। और देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड कैसे यूज करते हैं, इधर और इधर दोनों के तरफ का परमाणुओं की संख्या को बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो आगे गुणा करते हैं, आगे गुणा कर करके दोनों तरफ के परमाणुओं को बराबर करते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई। तो हमने क्या पढ़ लिया, आप तक रिवाइज कर लीजिए। पहला हेडिंग क्या पढ़े, संकेत या प्रतीक। दूसरा हेडिंग क्या पढ़े, रासायनिक सूत्र। तीसरा हेडिंग क्या पढ़े हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। चौथा हेडिंग क्या पढ़े हम लोग, रासायनिक समीकरण। पांचवा हेडिंग हम लोग क्या पढ़े हैं, रासायनिक समीकरण के प्रकार। और साथ साथ संतुलित करना सीखे, और उसके साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते हैं उसका कुछ थोड़ा सा नियम सीख लिए। तो ऐसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं, ना कि हम लोग याद करते हैं ये सब। ओके, चलिए तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाकी उससे पहले, आप जाने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जो भी पढ़ने वाले हैं उनको आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अधिक से अधिक, क्योंकि हमारा भी चैनल नया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर देखेंगे हमारे वीडियोस को, तो हम आपका ये जो शेयर है वो हमारे लिए मोटिवेशन बनेगा, और मोटिवेशन जब बनेगा, हम जब मोटिवेट होंगे तो आपको इसी तरह बहुत ही आसान भाषा में विज्ञान को समझाने का, और आसान भाषा में, और आपको ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। इससे आगे वाली वीडियो आपको आना चाहिए तो इसको भी ज़रूर बताइएगा। वैसे भी आपको डेली बाय डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी, और आपका कोर्स परीक्षा से पहले 90% से ज़्यादा अंक लाने का प्रयास किया जाएगा। ओके, आपका पूरा कोर्स 100% खत्म करेंगे, बाकी आपको 90+ अंक इस बार लाकर, मतलब बढ़िया, इस मतलब क्या कहते हैं, 90+ अंक इस बार आपको दिलवा कर छोड़ेंगे। ओके, तो बस जितना कहते हैं उतना आप पढ़ते रहिए, और आप अपने इस बस विज्ञान को फील करते रहिए, आपको पूरी बात याद हो जाएगी। ओके, चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।